हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्कशन कर लिया और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और टाइप क्या होगा। तो आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड दो एंगल्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहले चैप्टर हेडिंग डाल देते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्राउंड सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास m है। अब इस ब्लॉक पे आपने आगे की तरफ फोर्स F लगाया जिसकी वजह से ये मूव करेगा। फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की तरफ और mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एंड नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम देखेंगे। तो सपोज नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाता है आर। अब रिजल्टेंट जो है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एंड resultant of normal and maximum possible फ्रिक्शन। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वही है म्यू टाइम्स एन। फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स एन और नॉर्मल एन दे रखा है। तो टेन थीटा जब हम लेंगे, टेन थीटा हो जाएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू अपॉन नॉर्मल। तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स एन अपॉन एन। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, सेकंड टाइप का एक और एंगल आता है जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? सपोज इसको हमने फाई या कुछ भी नाम दे दो, फाई वैल्यू। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे इस ब्लॉक को रखा जाए, एम मास का ब्लॉक रख दिया। अब इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसको बढ़ाया जाता है और सरफेस जो है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, रफ सरफेस। तो इस एंगल को कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे जब तक कि ये मास एम फिसलना शुरू नहीं कर देता है। जिस एंगल पे मास जस्ट फिसलना शुरू करेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन
at which block just starts sliding. तो मिनिमम एंगल को भी बोला जा सकता है मिनिमम एंगल, क्योंकि उससे ज़्यादा एंगल पे तो ऑब्वियस है वो फिसलेगा, लेकिन ये एंगल ऐसा है जहाँ पे स्टार्ट होता है तो वो एंगल मिनिमम है। तो इस वैल्यू जो मिनिमम एंगल होगा इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे? अब ब्लॉक एम है, इस पे नीचे एम जी लगेगा, इस एम जी के कंपोनेंट इस तरफ ले लेते हैं एम जी साइन फाई, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लिया एम जी कोस फाई। अब इस पे एक फोर्स नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, और क्योंकि नीचे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी इसलिए पीछे की तरफ फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। कौन सा लगेगा? काइनेटिक, जो होगा म्यू टाइम्स एन के इक्वल। जैसे फिसलना स्टार्ट होगा फ्रिक्शन म्यू काइनेटिक हो जाएगा। इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर नॉर्मल है नीचे की तरफ है एम जी कोस फाई, एम जी कोस फाई की इक्वल हो गया। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स एन, दैट विल बी जस्ट इक्वल टू एम जी साइन फाई। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा एम जी साइन फाई लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा, तभी फिसलना शुरू करेगा। तो म्यू टाइम्स एन की वैल्यू रख देंगे हम एम जी cos फाई इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। तो यहाँ से हमें एम जी से एम जी कट एंड म्यू हो जाएगा टेन फाई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो उस प्लेन का एंगल कितना है, दूसरा जो रफ सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है। इसका एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल है 30 डिग्री, इस पे एक ब्लॉक रखा 2 kg का। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू जो है वो आपको दे रखा है 0.4। तो हमें ये बताना है कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख लो टेन थीटा ज़्यादा है या म्यू? टेन 30 हो जाएगा 1/√3, 1/1.7। तो यह हो जाएगा आपका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 0.6 आएगा। इस टेन 30 डिग्री इज ग्रेटर देन म्यू, तो मतलब 30 डिग्री पे इजीली ये स्लाइड करेगा। ब्लॉक विल स्लाइड। तो अगर हम इन शॉर्ट अगर लिखना चाहे, इफ म्यू इज ग्रेटर देन 10 फाई, इस केस में क्या होगा? म्यू ज़्यादा यानी फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा है तो फिसलने नहीं देगा, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। म्यू इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ब्लॉक विल बी ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करने वाला है, फिर भी यहाँ पे भी स्लाइड करना स्टार्ट हुआ नहीं। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होते ही, जैसे टेन थीटा म्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब म्यू फ्रिक्शन कम हो गया और थीटा ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में नीचे की तरफ गिराने वाला फोर्स डोमिनेट करेगा फ्रिक्शन पे, तो ब्लॉक क्या करेगा?
स्लाइड। इन तीनों दोनों को कंपेयर करके हमें देखना होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। 2 kg ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, 2 kg block just start sliding at angle of 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि अगर इसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम 2 kg की जगह 1 kg का ब्लॉक रखें तो उसको स्लाइड करने के लिए कितना एंगल चाहिए। और 1 kg ब्लॉक to start slide। तो जैसे कि हमने ऊपर रिजल्ट में देखा कि स्लाइड करेगा या नहीं करेगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, म्यू और टेन थीटा। और सरफेस वही है तो म्यू चेंज हुआ नहीं। मास पे डिपेंड नहीं करता है ब्लॉक का मास कितना है। तो अगर 45 डिग्री पे 2 kg का ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट हुआ तो उसी एंगल पे सभी मास के कितना भी मास ले लो इस मास पे सभी ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री इज थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये हमें क्या, अब कई बार क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन आती है कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। तो अब देखते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। इस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है किस तरफ नहीं लगेगा और वो सारी चीजें हमें। इमेजिन करो ये ग्राउंड सरफेस, इसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m1 और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक है जिसका मास है m2। अब दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे μ1 लग रहा है और यहाँ पे μ2 लग रहा है। अब हमें ये पूछा है कि ऊपर वाले ब्लॉक को F फोर्स से खींचा जा रहा है। तो मिनिमम फोर्स कितना होगा जिससे कि ये इजीली मूव हो जाए। फोर्स कम लगाओगे मूव नहीं होगा, फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो एक पॉइंट के बाद में ये मूव होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये देखना पड़ेगा कि ये किस एंगल पे मूव होना शुरू होगा। यहाँ पे अभी हमने ये देख लिया U1 एंड U2। अब इसमें सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन है कि दोनों ब्लॉक जो है मूव कर रहे हैं और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर, यानी कि ब्लॉक M2 जो है M1 के ऊपर फिसल रहा है। तो फर्स्ट हो गया रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो उस कंडीशन में क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा होगा। फ्रिक्शन का एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। तो उस कंडीशन जैसे यहाँ पे हमने ब्लॉक M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। M2 पे आगे की तरफ लग रहा है फोर्स F, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन 1 F1 और इस पे नीचे की तरफ लग रहा है M2G और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल 1। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो नहीं रहा है इसलिए N1 कितना हो जाएगा M2G
और रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग μ1 इंटू n1, तो μ1 m2g। इसका एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, सपोज ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलेरेशन a1 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे मास ब्लॉक का इनटू एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ नेट फोर्स F माइनस F1। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का निकाल सकते हैं, F माइनस F1 अपॉन मास। नेक्स्ट, अब नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे भी फ्रिक्शन जो है वो आगे लगेगा, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है। अब रिलेटिव मोशन हो गया, यानी ऊपर वाला ब्लॉक नीचे फिसल गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन F1, और इसको बैलेंस कौन करेगा, यहाँ पे ग्राउंड और इसके बीच में पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F। अब अगर F1 if F1 is greater than F2, F2 क्या है, लिमिटिंग, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लॉक भी मूव करेगा, ब्लॉक विल मूव। if F1 is less than F2 लिमिटिंग, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ब्लॉक विल बी एट, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने का दो तरीका है, कि दोनों ही ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। दूसरा हो सकता है ऊपर वाला ब्लॉक मूव हो रहा है, नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट पे, तभी भी रिलेटिव मोशन होगा, तो यह हमें चेक करना पड़ेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, both the blocks are at rest या फिर remains at rest। इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ F फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ F1, तो इस कंडीशन में ऊपर वाले ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2, आगे की तरफ F, पीछे की तरफ फ्रिक्शन 1, F शुड बी लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, F1 लिमिटिंग। दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, अगर उससे कम फोर्स लग रहा है नेट, तो उस कंडीशन में मूव होगा नहीं। और सेकंड वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएंगे M1, तो इस पे आगे की तरफ लगेगा F1, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन 2, दो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टली। और इस पे वर्टिकल मोशन देखें अगर हम, तो नीचे लग रहा है M1G और नॉर्मल 1, और इसके ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल 2। तो यहाँ से नॉर्मल भी हम निकाल सकते हैं, इनटू कितना हो जाएगा, M1G प्लस N2 किसके इक्वल है, M2G के इक्वल, M1 प्लस M2G, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमें चाहिए होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, F1 should be less than equal to μ2 into N2, ये हमें, तो इस कंडीशन में यहाँ पे मूव नहीं कर रहा ये ब्लॉक भी, तो मतलब जो मूव कराने वाला फोर्स है वो कम होना चाहिए ग्राउंड और इसके बीच में जो लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे, उस कंडीशन में दोनों मूव नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहे, जैसे ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर विदाउट
रिलेटिव मोशन। जैसे ये M1 ब्लॉक है, ऊपर वाला कौन सा है, M1 नीचे और ऊपर वाला M2 है। ऊपर M2 लिख दिया और नीचे M1 लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों साथ में मूव हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्राउंड एक बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ग्राउंड। अब दोनों ब्लॉक साथ में मूव हो रहे हैं, तो इन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं हम। दोनों को सिस्टम मानेंगे तो ऊपर वाले पे जो फोर्स F लग रहा है, इसकी वजह से दोनों के बीच में जो बॉन्ड है फ्रिक्शन की वजह से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, जो ग्राउंड और M1 के बीच में फ्रिक्शन लगेगा F2। अब दोनों साथ मूव हो रहा है, तो ये कंडीशन तो है कि जो नेट फोर्स लग रहा है F, दैट शुड बी ग्रेटर देन F2 लिमिटिंग। अब यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए कि F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू F2 लिमिटिंग। ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन हो जाएगा F नेट अपॉन मास ऑफ सिस्टम। F नेट हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शन टू कौन सा, लिमिटिंग, क्योंकि मूव हो रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक। तो इस तरह से हम दोनों ब्लॉक का कंबाइंड एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। उसी तरह से फोर्स अगर नीचे वाले ब्लॉक पे दिया जाए तो ऊपर वाला कितने फोर्स पे मोशन करेगा, और वो सारी कंडीशंस हम इसी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। ये 2 kg ब्लॉक दे रखा है, ये आपको दे रखा है 8 kg, और ऊपर फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे म्यू है आपका 0.8, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 2 है 0.3। अब यहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लगाया जाता है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हमें पॉसिबिलिटीज देखना है कि किस तरह का मोशन होगा, दोनों साथ में मूव होंगे या दोनों ही रेस्ट पे रहेंगे, या फिर नीचे वाला रेस्ट पे रहेगा ऊपर वाला मूव होगा। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमें देखना है। तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें देखेंगे। पहले दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, जैसे यहाँ पे लगेगा इसका 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, और इसको अपोज करने के लिए ऊपर लगेगा नॉर्मल 1, और नीचे इसका भी 80 न्यूटन लग रहा है वेट, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल 2। तो N1 जो है वो हो जाएगा 20 न्यूटन, N2 जो है वो हो जाएगा 100 न्यूटन, 20 + 80। तो फ्रिक्शन 1 लिमिटिंग कितना हो जाएगा, μ1 इंटू N1। μ1 है 0.8 इंटू N1 है 20, तो हो जाएगा 16 न्यूटन। मतलब 16 न्यूटन फोर्स लगेगा नेट, तब कहीं जाके ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग टूटेगी। अब F2 लिमिटिंग क्या हो जाएगा, μ2 इंटू N2। μ2 कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू ये है 100, दैट विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन, यानी 30 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो इस कंडीशन में जाके ये ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में बॉन्डिंग जो है वो टूटेगी। लेकिन हमने जो फोर्स लगाया है F, वो 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एज F is less than friction 1 limiting and less than F2 limiting,
तो मतलब दोनों में से कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो दोनों ब्लॉक रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा इसको अगर मूव कराना है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाएंगे। तो फाइंड मिनिमम फोर्स टू मूव 2 kg ब्लॉक ओवर 8 kg। तो 2 kg ब्लॉक पे फोर्स कौन सा लगेगा, रेसिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम 16 न्यूटन। तो अगर हम एफ मिनिमम 16 न्यूटन ले लें तो उस कंडीशन में हमारा ब्लॉक मूव होना चाहिए। अब नीचे वाला ब्लॉक मूव होगा क्या, देखो जैसे एफ आपने 16 न्यूटन लगाया तो ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा 16 न्यूटन, और नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लगेगा फ्रिक्शन 116 न्यूटन। इस कंडीशन में ब्लॉक 8 kg जो है इसके पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है F2 वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 30। तो 16 30 से कम है इसलिए 8 kg वाले ब्लॉक को हिला नहीं सकेगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स 16 न्यूटन है तो ऊपर वाला ब्लॉक मूव हो जाएगा, जस्ट मूव होने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे वाला ब्लॉक अभी भी रेस्ट करेगा, और 16 से ज़्यादा है तो इजीली वो मूव होना शुरू होगा। तो 16 पे जस्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ नहीं है, ये मिनिमम फोर्स है। थर्ड, इफ फोर्स इज, फॉर एग्जांपल फोर्स हम ले लेते 25 न्यूटन, इस कंडीशन में दोनों ब्लॉक्स मूव होंगे, रिलेटिव मोशन होगा, या फिर दोनों साथ में मूव करेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से, वो चीज़ें हमें देखनी है। अब यहाँ पे देखो एफ 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन है तो नीचे वाला जो ब्लॉक 8 kg और ग्राउंड के बीच में बॉन्डिंग तो टूटेगी नहीं क्योंकि 13 न्यूटन चाहिए कम से कम। और इसको फोर्स कौन देगा, ये देगा F1, F1 फोर्स देगा। F1 मैक्सिमम जब 16 हो सकता है तो F फोर्स कितना भी रख लो, 8 kg पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स 16 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो किसी भी कंडीशन में 8 kg वाला ब्लॉक मूव होगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 न्यूटन फोर्स लगाया ऊपर वाले ब्लॉक पे, एफ नेट कितना लगेगा, 2 kg वाला ब्लॉक जो है, आगे 25, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा 25, इसके लिमिटिंग से ज्यादा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 25 न्यूटन। एफ नेट हो जाएगा 25 माइनस 16, 9 न्यूटन। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इसका, एफ नेट अपॉन मास, 9 अपॉन मास इसका 2 है, तो हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ऑलरेडी रूल आउट हो गई, वो है कि दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। रीजन क्या है, नीचे वाले ब्लॉक के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो ग्राउंड के बीच में और इसके बीच में लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है F1 के मैक्सिमम वैल्यू से। तो अगर F1 लिमिटिंग ज़्यादा है F2 लिमिटिंग से पर्टिकुलर केस में, तो नीचे वाला ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा। तो नीचे अगर लोअर है तो ब्लॉक 8 kg will never move। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज अब यही क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जो लिमिटिंग है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ये आपका 2 kg का ब्लॉक, ये 8 kg का ब्लॉक,
और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 जो है वो ले लेते हैं हम 0.8 2 है, और μ1 जो है 2 है उसको हम 0.1 रख देते हैं, 0.1। इस कंडीशन में हमें बताना है कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स हमने लगाया है 20 न्यूटन, इस केस में सिचुएशन क्या होगी, कौन सा ब्लॉक मूव करेगा, कौन सा मूव नहीं करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सारी चीज़ें हमें थे। तो यहाँ पे देखो N1 कितना होगा, μ1 इंटू M1G, तो जाएगा μ1 0.8 इंटू, कैसे देखा, यहाँ पे नीचे 20 और ऊपर लगेगा N1, तो N1 हो जाएगा आपका 20 जैसे पिछले वाले केस में था, और यहाँ पे 80 इसका नीचे वाले का वेट, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में N2 लगेगा, N2 हो जाएगा 20 + 80 100 न्यूटन एज इट इज। अब N1 जो फ्रिक्शन 1 लिमिटिंग है वो वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे F1 लिमिटिंग हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो वहाँ पे म्यू है 0.8, एन है 20, तो हो जाएगा 16 न्यूटन। नीचे वाले केस में F2 लिमिटिंग जो है वो कितना है, μ2 इंटू N2, μ2 है 0.1, N2 है 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो जैसे ही 10 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगने लगेगा, नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिसल जाएगा। अब 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये 16 न्यूटन से ज़्यादा है, तो मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो टूट गई। तो इस कंडीशन में एज 20 न्यूटन is greater than F1 limiting, तो ब्लॉक ए को नाम दे देते हैं, ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी, ब्लॉक ए विल मूव, और यहाँ पे मूव होगा तो इस कंडीशन में नीचे वाला ब्लॉक तो मूव होगा, क्योंकि हमने देख लिया ये 10 न्यूटन से ज़्यादा लग, तो इस कंडीशन में दोनों साथ में मूव होंगे या नहीं होंगे ये हम देखते हैं। तो इस कंडीशन में इमेजिन करते हैं, एज्यूमिंग both blocks are moving together, दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 8 kg और ये हो जाएगा 2 kg, ऊपर लगा 20 न्यूटन, दोनों को सिस्टम मान लिया, तो इसको एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर सकते हैं के लिए। पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन लगेगा कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन। इन दोनों सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F नेट अपॉन मास, F नेट हो जाएगा 20 - 10 और मास हो जाएगा 10 kg, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगे। तो ये हमने जो अज्यूम किया ये सही है या नहीं, इसको समझने के लिए एक बार दोनों के बीच में फ्रिक्शन देखते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे 2 kg आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन,
अब रिलेटिव मोशन नहीं है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसके लिए अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे एम ए इज इक्वल टू एफ नेट, तो वो क्या हो जाएगा, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है 1, इक्वल टू एफ नेट है 20 माइनस F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 न्यूटन। अब हमने F1 का लिमिटिंग वैल्यू देखा है कि F1 लिमिटिंग 16 न्यूटन है, तो 18 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। तो एज F1 लिमिटिंग is 16 Newton, so this is not possible क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो मतलब जो भी हमने अजम्पशन दिया है वो अजम्पशन हमारा गलत है। तो ब्लॉक विल नॉट टुगेदर। इस तरह से हमें क्रॉस चेक करना होता है फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन अलग है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला ब्लॉक जो है इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे एफ लग रहा है और इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ A1 है। सेकंड, नीचे वाला जो ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन लगेगा F1, ये जो भी F1 है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन F2 ग्राउंड और इसके बीच में, और इसका एक्सेलेरेशन जो है A2 हमें दे रखा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इस कंडीशन में ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन काइनेटिक होगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मोशन देखो, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। F नेट हो जाएगा 20 माइनस 16 मास 2 8 kg इनटू एक्सेलरेशन। तो 4 इज इक्वल टू 2a, तो इसका एक्सेलरेशन 1 कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे m2a2। एफ नेट हो जाएगा आगे की तरफ 16, तो 16 जो न्यूटन है वो F2 लिमिटिंग कितना है, F2 लिमिटिंग हमारा 10 न्यूटन आया था, तो उससे ज़्यादा है, मतलब ब्लॉक 2 मूव करेगा तो ये फोर्स कितना रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू 10 न्यूटन। 16 माइनस 10 ये हो जाएगा 8 इंटू A2, तो ये हो जाएगा 6/8, हो जाएगा 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर वाले का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे वाले का 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन है इसमें हम सिचुएशन देख सकते हैं कि कौन सा केस होगा। अब देखते हैं अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड ये दे रखा है 8 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन μ1 दे रखा है 0.4, और यहाँ पे फ्रिक्शन μ2 दे रखा है आपका 0.2। अब नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाता है F, तो आपको बताना है F मिनिमम कितना होगा, F मिनिमम so that upper block
स्लाइड्स बैकवर्ड। नीचे वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेंगे तो हो सकता है कि पीछे वाला ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ फिसल जाए शूडो फोर्स की वजह से। तो उसके लिए मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए? तो मिनिमम फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ऊपर वाला ब्लॉक जस्ट फिसलने लगा है, तो इस कंडीशन में दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? जैसे ही पीछे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी होगी ऊपर वाले ब्लॉक की, तो ऊपर वाले ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक बना दिया। अब इस पे शूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन कॉमन जो रेफरेंस फ्रेम का है वो। पीछे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। अब जैसे ही फिसलना शुरू हुआ है तो मतलब ये फ्रिक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? इसका लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू होगा म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन वन। ये हो गया। इसी को हमें लिखना कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है m इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू म्यू कितना है 0.4 इंटू नॉर्मल है 20, कितना हो जाएगा 8 मास 2 kg इंटू ए। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी टाइम पे ये फिसलेगा, इससे कम एक्सेलरेशन पे ये फिसलेगा नहीं। तो अब इतना एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फोर्स के रिक्वायरमेंट होगा वो देखते हैं। तो एफ बी डी अब बनाते हैं ऑफ 2 kg प्लस 8 kg टुगेदर, दोनों साथ में है। तो यहाँ पे देखो ये 2 kg और इसके नीचे ये 8 kg का ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे। अब इस पे फोर्स एफ लगाया है। जब नीचे वाला ब्लॉक फिसलेगा उसी पोजीशन में ऊपर वाला ब्लॉक का स्लाइड करने की टेंडेंसी आएगी, तो नीचे वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू टाइम्स म्यू टू टाइम्स एन टू। एन टू होगा, म्यू टू हमें दे रखा है 0.2 एन टू है 100। तो फ्रिक्शन काइनेटिक कितना लग रहा है 20 न्यूटन। दोनों का आपने सिस्टम बना लिया, इसको एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया। दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हो गया इंटरनल फोर्स, तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। अब ये सिस्टम पूरा जो है आगे की तरफ एक्सेलेट करना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एफ नेट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इस सिस्टम के लिए। एफ नेट हो जाएगा एफ माइनस 20, मास किसका पूरे सिस्टम का 10 kg इंटू एक्सेलरेशन है 4। इस कंडीशन में एफ आ जाएगा 60 न्यूटन। नीचे वाले ब्लॉक पे 16 न्यूटन या इससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा नीचे वाले के रेस्पेक्ट में। इससे कम अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक मूव करेंगे टुगेदर, लेकिन जो भी फोर्स है वो 20 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए। इफ एफ इज लेस देन 20 न्यूटन, both blocks will remain at rest, remain at rest। एफ अगर 20 से ज़्यादा है लेकिन 60 न्यूटन से कम है तो both blocks will move together with common acceleration। और अगर एफ 60 से भी ज़्यादा है 60 न्यूटन से, तो ब्लॉक ए
ऊपर वाले को ब्लॉक ए बोल दो, नीचे वाला बी, तो ब्लॉक ए विल स्लाइड बैकवर्ड विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो ये कंडीशन होगी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फोर के जी ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग से एक 2 kg ब्लॉक को अटैच किया हुआ है। इसके ऊपर 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 4 kg और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड 4 kg ब्लॉक। लेकिन 1 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.58 है। तो आपको बताना है इस कंडीशन में जब इस 2 kg वाले ब्लॉक को छोड़ेंगे सिस्टम नीचे मूव करेगा, तो 1 kg वाला ब्लॉक जो है 4 kg के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, स्लाइड करने के लिए 4 kg और 1 kg के बीच में फोर्स कितना होना चाहिए, जो पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा MA, वो यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की तरफ काइनेटिक कितना हो सकता है, लिमिटिंग निकालते हैं म्यू टाइम्स N1, उसके इक्वल होना चाहिए। म्यू है 0.5, N1 कितना हो जाएगा, इसका वेट 5 न्यूटन। तो अगर MA इज ग्रेटर देन 5 न्यूटन, M है 1 इंटू ए हो जाएगा ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन ब्लॉक विल स्लाइड। तो ए मिनिमम कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतना एक्सेलेरेशन आएगा या नहीं आएगा वो हम देखते हैं। जो हमारी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अज्यूम करें ये तीनों साथ में मूव कर रहे हैं, सिस्टम मूव करेगा, उसी कंडीशन में जो है इसके पीछे शूडो फोर्स लगेगा। तो सिस्टम पे वेट कितना लग रहा है इसका, 20 न्यूटन, यही मूव कराएगा। इन दोनों का वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस मोशन को अपोज या सपोर्ट नहीं करेगा। तो सिस्टम हमारा मान लिया हमने 1 kg 4 kg प्लस 2 kg। तो इस सिस्टम के लिए एफ नेट कितना हो जाएगा, मास सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना आ रहा है, 20 न्यूटन, मास ऑफ सिस्टम कितना है 67 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 20/7, लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है, और 1 kg वाले को स्लाइड करने के लिए मिनिमम 5 चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे और रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये भी पूछा जा सकता है कि 1 4 और 2 kg का ब्लॉक दे रखा है, यही सिचुएशन है। अब 1 kg का ब्लॉक मूव करना चाहिए तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड म्यू मिनिमम, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू, म्यू मैक्सिमम so that 1 kg block slide backward with respect to
4 kg ब्लॉक। अब यहाँ पे जब एक्सेलेरेशन 20/7 है तो ऊपर वाला 1 kg जो ब्लॉक है इस पे पीछे की तरफ ma और आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। ma कितना है, मास है 1 kg इंटू एक्सेलेरेशन है 20/7, तो ये हो जाएगा 20/7 न्यूटन। इफ फ्रिक्शन लिमिटिंग इज लेस देन और इक्वल टू ma, उस कंडीशन में ब्लॉक विल स्लाइड। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, म्यू इंटू एन लेस देन इक्वल टू ma। म्यू एन की वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, ये होना चाहिए मास 1 इंटू ma कितना है 20/7। तो यहाँ पे म्यू जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/7। तो म्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 2/7। इस तरह से हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू भी निकाल दिया। तो ये फ्रिक्शन का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।